नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है। तो जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, तो आपका प्रिपरेशन का लेवल वैसे-वैसे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे कामों से ध्यान जो है हटना चाहिए और अपना जो गोल है उस पे ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 6 से 7 लाख जो है फॉर्म गिर चुका है। वैसे वैसे केस में इस बार जो है बीपीएससी ये ट्राई करेगा कि क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाए। आप देख सकते हैं जो बिहार दरोगा जो पिछली बार अभी कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है। तो कहीं न कहीं जो आप बीपीएससी का जो लेवल है, उसमें आप देखेंगे कि बढ़ावा उसमें भी लेवल में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अब इस वैकेंसी तो सीट जो है 6 से 700 के आस-पास है, 700 साढ़े 700 के आस-पास है। अब तो शायद 800 हुआ है। तो वो 800 के आस-पास है और लड़के जो हैं 6 लाख हैं। तो प्री में ही सबसे ज़्यादा ट्राई रहता है कि मैक्सिमम लोगों को स्क्रीन कर दिया जाए, यानी छाँट दिया जाए। तो वैसे केस में जो है आप उससे बचने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कीजिए कि जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए या ध्यान में रखिए। वो क्वेश्चन जो बहुत साल पहले पूछे गए हैं, उससे आने के चांसेस ऐसे नहीं है कि कम है। उनसे बहुत सारा आप देखेंगे क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है और वैसे क्वेश्चन जो बहुत अच्छे-अच्छे स्टैंडर्ड्स के हैं, उन्हीं को रिपीट किया जाता है। तो आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को पहले प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जो लास्ट टाइम में जो है करंट अफ़ेयर्स को किया जाएगा ताकि वो जो करंट अफ़ेयर्स का जो कंटेंट है वो आपको चलकर ध्यान में रहे। अभी करंट अफ़ेयर्स करा देने से वो शायद ध्यान से उतर भी सकता है। इसलिए उसको लास्ट में कराया जाएगा। और ये जो है अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को अभी देख लेते हैं। सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम भी आने वाला है। वैसा नहीं है कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल नहीं होगा। सीडीपीओ के एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो सीडीपीओ और बीपीएससी के जो क्वेश्चन्स हैं प्रीलिम्स के वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस दिया जा रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइए। दोनों एग्ज़ाम जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनका जो वर्णन है वो कौन-सी पुस्तक में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसी में जो है ये बुक जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इस बुक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और आपको देखने को मिलेगा उनके शासन-प्रशासन से रिलेटेड जो वहाँ की कैसे व्यवस्था था, ये सारी चीज़ें जो है मुद्रा राक्षस किताब जो है उसमें देखने को मिलता है। उनके जो ऑथर हैं उनका नाम है विशाख दत्त। कुछ दिन पहले हमने एक एक जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको कालिदास के बारे में बताया था। आइए उनका एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। कालिदास के द्वारा जो जो पुस्तक लिखा गया था, चूँकि इसके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उन पुस्तकों को आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कालिदास के द्वारा जो है मेघदूत जो किताब है वो लिखा गया था। कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान, शकुंतलम है, उसको लिखा गया था। अब कालिदास के द्वारा जो है कुमार संभवम एक बुक है वो लिखा गया था। कालिदास के द्वारा जो है रघुवंश जो पुस्तक है, रघुवंश वो लिखा गया, ठीक है? विक्रमोर्वशीय इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, विक्रमोर्वशीय। ये भी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है? और एक और पुस्तक है ऋतुशाला, ऋतुसंहार, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऋतुसंहार और मालविका अग्निमित्र, ये सारी पुस्तकें जो हैं कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को आप ध्यान में रखें। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द बुक ऑफ पाटलिपुत्र का जो शासन है, उसका शासन प्रशासन का जो व्यवस्था है, उसको किस बुक में लिखा गया है? ये लिखा गया है इंडिका बुक है, उसमें लिखा गया है। इंडिका बुक को लिखा किसने है? ये मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक, इसी में जो है अ,
इसी इंडिका जो मेगास्थनीज है, इन्होंने ही जो है भारतीय समाज को 7 भागों में बाँटा है, 7 पार्ट्स में। ठीक है? बाय व्हिच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूज़न एज इट्स कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? किस रूलर के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी चुना गया था? तो उस रूलर का नाम है, ध्यान में रखिएगा, उदयन। उदयन उदयन जो शासक हैं, उनके द्वारा जो है पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया गया था। उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु था। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो अब अशोक के जो अभिलेख है और शिलालेख है, उस पे कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आप ध्यान में रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख है या शिलालेख है, उस पे जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, प्राकृत भाषा। विच मौर्यन रूलर्स कॉन्क्वेड दक्कन? किस मौर्य शासक ने दक्कन को जीता था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य शासन को जीता था। ठीक, अब वही क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्होंने जो है भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। सीता जो जमीन है, सीता लैंड इन द अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। ये जो है बेसिकली अर्थशास्त्र जो है चाणक्य जो है अर्थशास्त्र में लिखा तो जरूर था, लेकिन ये जो है अर्थशास्त्र जो है इसमें इसका कोई अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। ये जो पुस्तक है बेसिकली पॉलिटिक्स है। देखिए किताब लिखते हैं अर्थशास्त्र और उसमें जानकारी देते हैं पॉलिटिक्स का, तो यही सबसे बड़ा पॉलिटिक्स हुआ। और सीता जो जमीन है, सीता जो लैंड है, अ, वो अर्थशास्त्र में ही इसका वर्णन है। तो सीता जो जमीन है वो किस तरह का जमीन है? तो वैसा जमीन जो कि ट्राइब्स के द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। जो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, वैसा जमीन जो आदिवासी लोगों के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है, उस पे खेती किया जाता है, वैसे जमीन को हम बोलते हैं सीता। किस जगह पे जो है, ठीक है, कि कौन सी जगह पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है? इस पे एक लेक्चर बना चुके हैं, 1994 का जो वीडियो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1994 का जो सेट प्रैक्टिस कराया गया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप वहाँ पे जो है वहाँ पे आप समझ सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर जो बताते हैं धौलावीरा। धौलावीरा में जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत ही शानदार है और एडवांस है। चाइनीज ट्रैवल वेनसांग जो है, चाइनीज ट्रैवल जो है वेनसांग, वो भारत आया था। तो वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था? तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एच जो है, एच को स्टैंड्स फॉर वेनसांग। यहाँ पे वेनसांग जो एच से स्टार्ट होता है। वैसे हम ध्यान में रख सकते हैं एक छोटा सा ध्यान में रखने के लिए कि एच जो है ट्रेवलर के नाम से, ये जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन, ये जो हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन के बारे में बता दें कि इन्हें एक बार जो है पुलकेशिन ने द्वितीय ने एक बार इन्हें युद्ध में हराया था। ठीक है, और जो इसका जो आंसर है वो ये है, ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी। दस्तान ए अमीर हमजा जो है वाज इलस्ट्रेटेड बाय, तो ठीक है, दस्तान ए अमीर हमजा जो है एक पेंटिंग है। क्या है? दस्तान ए अमीर हमजा, ये कोई टैक्स या ये कोई पदवी नहीं है, ये पेंटिंग से रिलेटेड है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि पेंटिंग से रिलेटेड। दूसरा ये कि ये किसके द्वारा इलस्ट्रेट किया गया था? तो ये जो है अब्दुल समद के द्वारा जो है, अब्दुल समद के द्वारा जो है इलस्ट्रेट किया गया था। अब देखिए अल बरूनी जो है एक राजा के बारे में, एक सुल्तान के बारे में उन्होंने ऐसा बोला कि व्हेन ही अटेंड किंगशिप, जब वो राजा बनता है, ही वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूल्स ऑफ शरीयत। वो जो है शरीयत के नियम कानूनों से आजाद था। तो उस रूलर का नाम बताइए जो शरीयत के कानूनों से आजाद था। उस रूलर का अल बरूनी ने किसके बारे में कहा था? तो उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है
अल-बरूनी ने कहा था कि वो शरीयत के कानूनों से आज़ाद है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा पलट के भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि किसने कहा था? तो ये जो है अल-बरूनी ने कहा था। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो ज़मीन का जो कलेक्शन है, ज़मीन पे जो भी उपज होता था, कमाई होता था, उसका उसका जो जो कर लगता था, उसका कलेक्शन जो है कौन करता था? वो करते थे चौधरी लोग, चौधरी साहब लोग करते थे। मदद-ए-माश इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज़, जो मदद-ए-माश है मुगल काल में, वो क्या था? ठीक है? तो आप ध्यान में रखिएगा कि मदद-ए-माश जो है, वो जो लैंड दिया जाता था किसको? विद्वान लोगों को। जैसे साहित्य के क्षेत्र में हो, और या तो वो साहित्य के क्षेत्र में हो, या विज्ञान के क्षेत्र में हो, या किसी और अन्य क्षेत्र में हो, या फिर धर्म गुरुओं को भी दिया जाता था। तो ये जो ज़मीन है वो फ्री में दिया जाता था, और फ्री में दिया जाता था, और उसपे कोई टैक्स नहीं लगता था। तो उसे ही हम क्या कहते थे? मदद-ए-माश। ये मुगल काल का समय में दिया जाता था। ये जो लैंड जो दिया जाता था, फ्री लैंड जो है वो दिया जाता था स्कॉलर लोगों को, जो विद्वान लोग होते थे उस समय, उन लोगों को दिया जाता था। The Muslim delegation met Minto in 1906 at the Simla and pleaded. तो मुस्लिम जो शिष्टमंडल है, या फिर मुस्लिम लोगों का जो समूह है, वो मिंटो से मिलता है 1906 में। कहाँ जाकर मिलता है? तो शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। और एक डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? तो ये लोग चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है? ये जो है मुस्लिम लोगों का डिमांड था कि उनको जो वोट करने का अधिकार है, उनके लिए जो नेता जो अपना चुनने का अधिकार है, वो अलग से हो, ठीक है? इसी को लेकर उन्होंने मॉर्ले में मिंटो से उन्होंने 1906 में भेंट किया था शिमला में। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेकर वो एक्सेप्ट किया गया। कब एक्सेप्ट किया गया? तो ये जो है सिविल सर्विसेज जो है भारत में जो है 1853 से में एक्सेप्ट कराया गया, ठीक है? और ये जो है एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसका जो एग्ज़ाम होता था वो लंदन में होता था, ठीक है? स्टार्टिंग में तो लंदन में होता था, बाद में चल के भारत में भी कराया जाने लगा। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो बेसिकली लंदन में होता था, और ये जो है इसको एक सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ामिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया 1853 में, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, कांग्रेस पार्टी वाज़ डेवलप्ड, ये वाज़ हो गया है, वाज़ डेवलप्ड इन द पार्ट्स ऑफ, जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो कांग्रेस जो है पार्टी जो है, तो किस पार्ट्स में, भारत के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस था या फिर डेवलप्ड था? तो जो मैसूर जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी जो है डेवलप था। द कांग्रेस इन ट्रावनकोर लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ट्रावनकोर में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। किसके विरुद्ध लॉन्च किया? अगेंस्ट द दीवान ऑफ ट्रावनकोर। जो वहाँ के जो दीवान थे ट्रावनकोर के, उनके विरुद्ध जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया गया। अच्छा, तो उनका नाम क्या था? तो ये ध्यान में रखिएगा, उनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर जो थे वो दीवान थे, और उन्हीं के खिलाफ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कांग्रेस के द्वारा लाया गया। अच्छा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन लाना क्यों पड़ा? तो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो कांग्रेस का डिमांड था कि जो ट्रावनकोर को जो है, इसको जो है भारत में मिला दिया जाए, इंडिया में मिला दिया जाए, ठीक है? इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? बीपीएससी में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है एट 1937 वाज हेल्ड इन बिहार। ऐसे पूछा गया था कि हेल्ड इन बिहार एट, ठीक है? तो देखिए, ये तो पहली बात की 1937 का जब आप कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे तो ये तो बिहार में हुआ ही नहीं था। इस हिसाब से तो टिपिकली आंसर नन हो जाना चाहिए। और ये जो है बिहार में ना होकर ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर जो है यूपी में पड़ता है।
इसका करेक्ट आंसर होगा हैजपुर यूपी। Civil disobedience movement of the Congress was so successful that for a few months British rule seemed to have disappeared in which part of Bihar? सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था और इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा वहाँ पे ये सक्सेसफुल था कि वहाँ पे अंग्रेजी जो हुकूमत था वो उसको लग रहा था कि वहाँ पे शासन जो है ही नहीं, प्रशासन का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है? अंग्रेज जो है वहाँ से विलुप्त हो चुके थे। तो ऐसा जो है वहाँ के लोगों के कारण हुआ था और ये जो जगह का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये जगह है बरहिया। बरहिया जो है हजारीबाग में सॉरी बरहिया जो है, इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा कि बरहिया जो है औरंग हजारीबाग में पड़ता है। हजारीबाग हजारीबाग में ही पड़ता है, ठीक। The caste that was dominant in dominant not dominant pre independence, not dominant पे कुछ छूट रहा है before the caste that were not dominant at pre ठीक है, देख लीजिएगा। The caste that was not dominant in pre independence, ठीक है, बिफोर प्री इंडिपेंडेंस या आफ्टर प्री इंडिपेंडेंस, जो भी हो। यहाँ पे बेसिकली इसका सेंस यहाँ पे ये निकल रहा है कि जो वो कास्ट जो कि इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो डोमिनेंट नहीं था, अभी जो आज़ादी के बाद जो है वो डोमिनेंसी जो है उसका बढ़ा है, वो कास्ट है कुर्मी। कुर्मी जो कास्ट है आज़ादी के पहले उसका कोई उतना डोमिनेंट प्रभावी नहीं था, लेकिन अब जो है उसका जो है प्रभाव जो है फोर फोल्ड दिखा जाता है, फोर फोल्ड दिखा जा रहा है, यानी चारों तरफ से दिखा जा रहा है, चाहे वो राजनीति का बात हो या अन्य फील्ड में हो, ठीक है। कुर्मी जो जात है वो आज़ादी के बाद प्रभावशाली हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन का स्तर देखिए, कुछ भी पूछ देते हैं, ये सब क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड नहीं था उस टाइम में, लेकिन हाँ अगर पूछा गया है तो हो सकता है कि पूछा जाए। तो मेरा जो हम लोग का जो काम है वो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो कब बना था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है वो मार्च जो है 1929 में हुआ था, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सहजानंद सरस्वती, ये ऑल इंडिया किसान सभा के, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के भी इन्होंने गठन किया था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। The partition of Bengal in 1905 was repartition in 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल को फिर से जो पार्ट्स उसका अलग किया गया था उसको फिर से जोड़ दिया गया। ये कब किया गया? 1911 में जो उसका विभाजन था उसको फिर से यथावत स्थिति जो 1905 के पहले था उसी स्थिति में ला दिया गया। अच्छा, 1911 में एक और घटना हुआ, वो ये घटना था कि कलकत्ता से जो है भारत का राजधानी जो है वो दिल्ली शिफ्ट किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्रेरियन क्लास जो खेतिहर क्लास है, जो खेती जो एग्रीकल्चर करने वाले क्लास जो समूह, उसको अंग्रेजों ने जो है कितने भागों में बांटा था, तो उसको उन्होंने 3 फोल्ड में बांटा था, ठीक है। एक को उन्होंने जमींदार कहा था, दूसरा को किसान और तीसरे को मजदूर। ये 3 भाग में अंग्रेजों ने जो एग्रेरियन क्लास है, जो खेतीहर समाज है, उसको 3 भागों में बांटा था। जलियांवाला हत्याकांड जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको तो सिर्फ इतना ध्यान में रहता है कि हाँ 1919 में हुआ था, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ये 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विच ऑर्डिनेंस मेड ऑल इंडिया यहाँ पे कांग्रेस होगा, कांग्रेस कमेटी, विच ऑर्डिनेंस मेड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनलॉफुल, जो है अनलॉफुल बना दिया। यहाँ पे विच ऑर्डिनेंस डिक्लेयर्ड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनलॉफुल, ठीक है। कौन से ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है जो कांग्रेस कमेटी जो बना था उसको अनलॉफुल यानी गैर कानूनी बता दिया गया? तो उस ऑर्डिनेंस का नाम था अनलॉफुल एसोसिएशन,
अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। यही ऑर्डिनेंस जो है, इसी ऑर्डिनेंस को यूज करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को जो है गैर कानूनी बताया गया था, अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। महात्मा गांधी क्लोज कंपेट्रिएट ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में व्यस्त थे, तो उनके साथ देने वाला एक उनका एक व्यक्ति था जो उनके साथ अफ्रीका से आया था, उनका नाम था चार्ली एंड्रूज। चार्ली एंड्रूज जो है वो जो है गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनके साथ थे। The chairman of JPC that led to the formation of Government of India Act 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बना था। तो उसके वो ज्वाइंट पार्लियामेंट, जहाँ पे जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, तो जेपीसी के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? जेपीसी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था लीन लिथिगो। लीन लिथिगो, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जरूर आया था, लेकिन ये प्रभावशाली जो है इफेक्ट में कब आया था? तो 1937 में आया था। ये जो इफेक्ट में कब आया था? 1937 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था उसके चेयरमैन जो थे लीन लिथिगो थे। जो पूना पैक्ट था उसका एम क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? टू रिप्रेजेंट लोअर कास्ट। ठीक है, पूना पैक्ट में ये इसका एम क्या था? तो इसका एम ये था कि जो लोअर कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन हो समाज में, उसको लेकर ये पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट जो है 1930 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमिटी 1927। ऑब्जेक्टिव क्या था बटलर कमिटी का? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई और स्टेट्स के बीच जो है रिलेशन को सुधारने के लिए, रिलेशन में मतलब इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए बटलर कमीशन बना था, बटलर कमेटी बना था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स जो है उसके बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये कमिटी बना था। वैसे अभी भी ये चलता है, अभी भी ये चलता है, नाम बदल गया है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, एक राज्य से दूसरे राज्य का मीटिंग जो है होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता करते हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें जो अटेंड करते हैं, जो वीवीआईपी लोग हैं वो अटेंड करते हैं। तो ये बटलर कमेटी से ही प्रेरित होकर इंटर स्टेट काउंसिल का कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट और स्टेट का रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आता है, और इंटर स्टेट काउंसिल जो बना है उसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इसको देख देख लीजिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल वाले को अध्यक्षता कौन करता है? होम मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर को ध्यान में है। हु कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में कौन कौन भाग लेते हैं अदर देन जो एमपी जो चुन कर आते हैं उनके अलावा? तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो है अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल, ये एडवोकेट होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के वकील हैं, ये भाग लेते हैं। इसके अलावा सोलिसिटर जनरल जो है, सोलिसिटर जनरल, ये भी भाग लेते हैं। और इसके अलावा जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये भी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, द प्रियम्बल में जो है सोशल सेकुलर यूनिटी और इंटीग्रेशन वर्ड को जोड़ा गया। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये तीन वर्ड जोड़ा गया, सोशल, ठीक है, सेकुलर, यूनिटी और इंटीग्रेशन। ये एक साथ, यूनिटी और इंटीग्रेशन एक साथ, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। The first president to hold office twice, the first American president, नहीं नहीं सॉरी,
द फर्स्ट प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस ट्वाइस, इंडियन प्रेसिडेंट, यहाँ पे इंडियन होगा, इंडियन होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है, पहले राष्ट्रपति जो 2 बार अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट किए, उस ऑफिस पे बने रहे, पोस्ट पे बने रहे, तो उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार जो है 2 बार राष्ट्रपति बने रहे। बांगर सॉइल जो है कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो बांगर सॉइल को आप ध्यान में रखिएगा, इसे हम ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, बांगर सॉइल जो है ये दरभंगा में, पूर्णिया में, सहरसा में और मुजफ्फरपुर में ये जो है बांगर सॉइल आपको देखने को मिलेगा। झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। झारखंड जो है बिहार से अलग होता है, तो वो कब अलग होता है? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत जो है ये लिखा गया था श्यामलाल गुप्ता के द्वारा, श्यामलाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया। ये जो है, ये जो झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया था और इसे इन्होंने जेल में लिखा था। ये भी बात ध्यान में रखिए कि जेल में रहकर ये गाना लिखा गया था। इस गाने का बोल था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत जो है लोकेटेड है, मतलब कि इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताना है तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, नॉर्थ। और वैसे ही ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये रहा आपका लैटिट्यूड, ठीक है, और ये रहा लॉन्गिट्यूड। ट्रांस हिमालयन रिवर जो है कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालयन रिवर ये बताना है, तो आप ध्यान में रखिएगा ट्रांस हिमालयन रिवर में कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है। वैसे ही सतलज जो है वो भी ट्रांस हिमालयन रिवर है, और सिंधु ये भी ट्रांस हिमालयन रिवर है। ये 3 जो रिवर है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है। ग्रेट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर फॉर्म, जो है ग्रेट फोल्ड माउंटेन्स जो है विश्व के, वो कब बने थे? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 400 मिलियन ईयर्स, 400 साल, 400 मिलियन ईयर्स जो है पहले बने थे। ठीक है, 87% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो इज इन, देखिए विश्व का जो 80% एक्टिव वोल्केनो है वो खास एरिया में लोकेटेड है। उस वो जो एरिया है वो एक तो है मिड और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पे, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो बीपीएससी ऑप्शन दिया था, और साथ साथ सरकम पैसिफिक, सरकम पैसिफिक बेल्ट। इन 2 जगहों पर कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल और सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे विश्व का जो 80% एक्टिव वोल्केनो है वो इन 2 जगहों पे है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट इसको सर ये जो है इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ फायर। ये जो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है पैसिफिक ओशियन के पास है, इसे रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं। इसी के अराउंड जो है 400 लगभग एक्टिव वोल्केनो जो है अभी जो है 400 वोल्केनो जो है एक्टिव है, यानी कभी भी वोल्केनो जो है फट सकते हैं। Where do we find 2/3 of the world population beehive concentration? विश्व का जो 2/3 हिस्से जो पॉपुलेशन है विश्व के किस हिस्से में पाया जाता है? तो वो तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, एशियन कंट्रीज है, साउथ एंड ईस्ट एशिया, यहीं पे जो है साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, यहीं पे जो है विश्व का 80% पॉपुलेशन पाया जाता है। उनमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, वियतनाम, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज जो है इन्हीं को मिलाकर 2/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड का इधर ही मिल जाता है। ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत के जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए,
अगर पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं था कि इसमें 3-4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें पूछा था कि कोल इंडस्ट्रीज कौन-कौन से नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोल इंडस्ट्रीज हैं कौन-कौन से। एक कोल जो है वो कोल इंडस्ट्री है। ठीक है, दूसरा है क्रूड ऑयल जो इंडस्ट्री है, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। क्रूड ऑयल इंडस्ट्री भी कोल इंडस्ट्री में आता है। वैसे ही नेचुरल गैस ये भी जो है कोल इंडस्ट्री में आता है। पेट्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो बनते हैं, ठीक है, वो भी कोल इंडस्ट्री में आते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर जो है कोल इंडस्ट्री में आता है। इसके अलावा स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। सारे जो है कोल इंडस्ट्रीज में आते हैं। खेतरी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, खेतरी एक जगह है, ये यहाँ पे क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। ठीक है, कोलार जो है वो फेमस है आयरन के लिए। कोलार जो है, कोलार में जो है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, कोलार में जो है गोल्ड मिलता है। और कुद्रेमुख में जो है आयरन मिलता है, झरिया में जो है कोल मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि खेतरी जो है कॉपर मिलता है, कोलार में गोल्ड मिलता है, कुद्रेमुख में आयरन मिलता है, झरिया में कोल मिलता है। शक्ति स्थल जो है वो किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है? ये जो है वो ये स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। गांधी इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल संबंधित है। ठीक है, वैसे और भी जो इनके साथ जो है नाम जुड़े हुए हैं उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे जैसे कि वीरभूमि वीरभूमि ये संबंधित है राजीव गांधी से। राजीव गांधी राजीव गांधी को जहाँ दफनाया गया उसे कहते हैं वीरभूमि। ठीक है, वैसे ही महात्मा गांधी को जिस स्थल पर दफनाया गया है या फिर उनका अवशेष बचा हुआ है उस वो जो जगह है उसको बोलते हैं राजघाट। राजघाट गांधी जी से संबंधित है, राजघाट। ठीक है, और नेहरू जी से संबंधित जो है उसको बोलते हैं शांति वन। शांति वन नेहरू जी। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अब एक जो है प्रोटोकॉल्स के अनुसार जो है प्रोटोकॉल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। उसी से उसी के अनुसार प्रोटोकॉल्स के अनुसार जो है पोस्ट वाइज जो भी भारत के जो भी बीबीआईपी जो हैं उनका जो पोस्ट है उसको रैंकिंग दिया गया है। तो आप जब देखेंगे तो गवर्नर को जो है 4th रैंक, ठीक है, चीफ जस्टिस को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 6th रैंक मिला है। ठीक है, यानी अगर अगर इन इसका मतलब ये है कि प्रोटोकॉल्स के अनुसार ही इनको चेयर मिलता है बैठने उठने के लिए। और भी सारे रैंक जो है और भी सारी चीजों को बताता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का जो रैंक है वो 7 है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आप ऑर्डर देख सकते हैं कि गवर्नर गवर्नर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर सीएम और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे सीसी का मतलब है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये जो है प्रोटोकॉल्स के अनुसार सजाया गया है कि सबसे पहले गवर्नर फिर चीफ जस्टिस फिर सीएम फिर चीफ इलेक्शन कमीशन। इसी को सजाने से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जो तीसरा पिलर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में वो कौन सा है? ये ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थर्ड पिलर है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक और एक जो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो फर्स्ट और सेकंड पिलर है। और इसके अलावा जो थर्ड पिलर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन। तो यूएनओ का जो चार्टर है, ठीक है, वो कहाँ साइन किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, ये साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो है ये साइन किया गया था यूएनओ का चार्टर।
भारत जो है अपना पहला न्यूक्लियर वेपन जो ट्रीटी है, न्यूक्लियर वेपन जो टेस्ट है वो कहाँ किया था? ठीक है, तो ये जो पहला टेस्ट हुआ था, आपको ध्यान में रखिएगा, डेट पूछ रहा है तो 18th ऑफ मई 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को जो है पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया था इंदिरा गांधी के काल। ठीक, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहते हैं लोग। यूएसएस यूएसएसआर जो है, जो सोवियत संघ है, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1991 में। इसका आंसर जो है काफी क्लोज दिया होता है, जैसे 1989, 1990, 1992 ऐसे करके ऑप्शन दिया होता है। तो इसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा। जो इसका जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है वो 1991 में हुआ। ठीक है, ये रहा आपका यूएसएसआर, जो रसिया का पोर्शन है, जो ब्लू में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन रसिया का पोर्शन है। ठीक है, इधर भी बहुत सारा देश जो है, ये जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, ये सब भी रसिया से ही था, रसिया से ही संबंधित था, लेकिन उसी को डिसइंटीग्रेट हुआ कोल्ड वॉर के बाद। ओनली अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए, एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसका चुनाव तो नहीं हुआ लेकिन वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बेसिकली जो यूएसए का जो इलेक्टोरल सिस्टम, उसके अनुसार प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पे बिना चुने ही एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जो बिना चुने ही बन गए, उनका नाम था फोर्ड, आर फोर्ड बोलते हैं। ये जो है राष्ट्रपति बने थे रिचर्ड निक्सन के डेथ हो जाने पर ये राष्ट्रपति बने थे, आर फोर्ड। ठीक है, ये रहा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और यहीं पे हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम था फोर्ड, फोर्ड गाड़ी का भी है, तो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वो बिना इलेक्ट हुए ही, कोई उनके लिए इलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे बिना ही कोई चुनाव के। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये है कनाडा है, ये कनाडा है, उसके नीचे जो है मैक्सिको है। ठीक है, ये जो मैप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा चलते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कौन कौन सी कंट्रीज जो है, आपको मैप जो है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उत्सुकता जो है वो जगह, इसके लिए मैप के माध्यम से हम कुछ कुछ थोड़ा सा आपको बताते रहते हैं। फ्यूज वायर जो है वो किसका मिक्सचर है, यानी ये बेसिकली किसका एलॉय है? तो फ्यूज वायर जो है तो कौन कौन से मेटल है? तो टीन है और लीड है। टीन और लीड जो है से बनकर क्या बनता है? फ्यूज वायर बनता है। देखिए एक क्वेश्चन है कि रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम सरफेस ऑफ मून टू द अर्थ, देन इफेक्ट ऑफ मास एंड वेट विल। ठीक है, अगर हम मून से जो है, मून से अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं तो उसके मास में और वेट में क्या चेंज? हम वेट देखिए, मास जो है कोई सब्सटेंस का बोलते हैं कि मास जो है कितना, ये कितना किलो वजन है, तो इसका वजन वेट मास जो है उसका ओरिजिनल जो है 5 kg 10 kg, ये जो है मास हुआ। ठीक है, और वेट जो होता है ना, वेट जब कब निकलता है, जब आप 5 kg मास को आप जब ग्रेविटेशन से गुना करते हैं तब जाके आपको वेट मिलता है। जैसे मान लीजिए 5 किलो वजन है तो जी का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो होगा वो वेट होगा। अब देखिए मून पे हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो है G/6 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जी रहता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरा बात ये कि यहाँ पे बताया गया है कि मास कहीं भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये जो है मास जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको आप कहीं भी ले जाइएगा तो जो 5 kg का जो वस्तु है 5 kg रहेगा, वो 2 kg नहीं होगा कहीं। इसके अलावा वेट जो है मास इंटू ग्रेविटेशन होता है। तो ये जी जो वैल्यू है ये अर्थ का है, ये अर्थ का है जी का वैल्यू। ये तो मास तो ठीक है, तो वेट में चेंज आएगा, वेट में क्या आएगा? चेंज आएगा, क्योंकि जी के वैल्यू में चेंज आएगा। लेकिन जो मास जो है वो कहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो मास जो है वो सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम रहेगा। और वेट में क्या आएगा? वेट में क्या आएगा? चेंज आएगा, वेट में चेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है
अगर पूछे कि क्या चेंज आएगा तो मास में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है, और वेट जो है उसमें चेंज आएगा। ठीक है। इफ यू आर इन अ लिफ्ट, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्यू टू योर वेट विल बी, अगर आप लिफ्ट में हैं, ठीक है, तो अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, लिफ्ट में खड़े हैं, ये पैर है आपका, और ठीक है, और द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट में जो फोर्स लगेगा ड्यू टू योर वेट, आपके वजन के कारण, वो क्या होगा? तो बोला है कि वो फोर्स जो है जीरो हो जाता है व्हेन, जब वो नीचे आता है, जब वो नीचे आता है, ये जो नीचे आता है तो फोर्स जो है, वेट जो है, द फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्यू टू योर वेट विल बी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने के केस में क्या हो जाएगा? फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एम ए माइनस एम जी, ये कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण ये जो है जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जब नीचे आ रहे होते हैं तो ग्रेविटी जो है ऊपर लगता है, तो ये हुआ एम जी, और ये दोनों अगर बराबर हो जाए, साइन अपोजिट हो जाए, कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता है। मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहते हैं जिसका अब कोई कोई काम नहीं, ठीक है, बेकार है, पड़ा है, ठीक है, जिसका अब कोई काम नहीं। तो ऐसे एक दांत में जो है इंसाइसर्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जा रहा है, इंसाइसर्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जा रहा है। ठीक है, इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आप जानते हैं, चार्ल्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डार्विन के द्वारा दिया गया था, और इसी में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो था वो डार्विन के द्वारा दिया गया था, और डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसी में बताया गया था कि इवोल्यूशन जो है क्या है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपको अगर एग्जिस्ट करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और यही जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये बताया गया। मेटल एक्सपोज टू एयर gets coated with green basic carbonate, the metal is, जब मेटल को हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, इसमें जो मेटल जो है उसमें ग्रीन कलर का कलर आता है। ठीक है, तो वो मेटल कौन सा है? जब उसको हम ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो जो है वो ग्रीन हो जाएगा। वो जो मेटल है, मेटल का नाम है कॉपर, ध्यान में रखिएगा, कॉपर। ठीक है, ठीक है, वैसा कंपाउंड जिसे, जो फ्रूट्स जो है उसको पकाने के काम में आता है। तो ये जो है नेचुरल तरीका नहीं है, ये जो है आर्टिफिशियल तरीका है, आर्टिफिशियल मेथड है। उसमें हम केमिकल का यूज करते हैं, उस केमिकल का नाम है हाइलीन, इथाइलीन, जो केमिकल है उसी को यूज कर फ्रूट्स को राइपेन किया था, पकाया जाता है। ठीक है, द एक्सप्लोसिव नाइट्रोग्लिसरीन इज, जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो क्या है? वो ध्यान में रखिएगा, वो एक ईस्टर है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो ईस्टर है। ठीक है, while tining of brass, the ammonium chloride used to clean the utensil। ठीक है, जब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है NH4Cl, जब बर्तन को साफ करते हैं, ठीक है, तो इससे धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि इससे एक तो अमोनिया बनता है, एक तो इसको साफ करते हैं, ठीक है, तो इससे एक अमोनिया और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और इसी के कारण जो है
फ्यूम्स निकलता है, फ्यूम्स वो टाइप का, ठीक है। तो ये जो है NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये ब्रेक करता है और ब्रेक करके अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण फ्यूम्स निकलता है। तो फ्यूम्स किसका किसका निकलता है, NH3 और HCl का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज केप्ट इन ग्लास बॉटल्स। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को HF लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और इसको जो है ग्लास के बॉटल जो है, ग्लास के बॉटल में यहाँ पे इज नॉट केप्ट इन द इज नॉट केप्ट इन द ग्लास बॉटल, नहीं रखा जाता। क्यों, क्यों नहीं रखा जाता है ग्लास के बॉटल में, क्योंकि जो है ये जो है ना सिलिका से बना हुआ था, ग्लास जो है सिलिका से बना हुआ था, सिलिका और ऑक्सीजन का मिलकर सिलिका ऑक्साइड का बना हुआ कंपाउंड, या इसको बोल सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन कंपाउंड है। अब ये क्या होगा, ये जो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और SiO2 जो है, ये मिलकर ये कंपाउंड बना देगा, ठीक है। तो ये ग्लास ही जो है रिएक्ट कर जाएगा, ये जो ग्लास है वही खुद ही रिएक्ट करने लगेगा। केमिकल का तो छोड़िए, इस ग्लास में आप रखिएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और ये ग्लास ही उससे रिएक्ट करने लगेगा, तो ग्लास जो है ब्रेक कर जाएगा। इसलिए जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास बॉटल के रूप में नहीं यूज करते, ठीक। तो इसको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को रखने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते हैं, ना कि ग्लास का यूज करते हैं, शीशे का यूज नहीं करते। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार इज ग्रेट रिलीजियस सेंटर फॉर, बिहार जो है एक धार्मिक जगह है, किसके लिए, क्या ये हिंदुओं के लिए है, क्या ये मुस्लिमों के लिए है, क्या ये सिखों के लिए है, ठीक है, या जैन बुद्ध के लिए, बुद्ध और जैन के लिए। मुस्लिम ऑप्शन में नहीं दिया होता, हिंदू में नहीं दिया होता, बौद्ध, सिख था, बुद्ध था, जैन था, ठीक है। तो सिख के जो 10वें गुरु हैं, वो गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी, वो उनका जो वो भी बिहार से संबंधित है। तो बिहार में सिख धर्म का है, ये बौद्ध और जैन का तो आप जानते ही हैं। ये तो सब जो है सारे धर्म के लिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दिया था, यहाँ पे ऑप्शन पे जो टिक लगाएंगे सारे धर्म के लिए, रिलीजियस का हब है, सारे सारे रिलीजन के लिए। यहाँ पे मिक्सचर मिलता है सब रंग का जो धर्म है, वो देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा प्रैक्टिस सेट 2004 का। ये थोड़ा क्वेश्चन जो थे इस सेट के थोड़ा टफ थे, तो इस लेक्चर को जो है आप जब देखेंगे तो कम से कम 2 बार जरूर देखें, ताकि जो आपका प्रैक्टिस है वो बढ़िया से हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ये थोड़ा सा टफ सेट है, तो आप 2 बार देख लेंगे, ठीक है। और आपसे एक निवेदन है कि आप जो यूट्यूब चैनल है मेरा सिविल सर्विसेज काउंसिल, उसको आप देख तो लेते हैं, लेकिन जिसको जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर नहीं करते हैं, और देख लेने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कमी हो, गलती हो तो उस पे कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है। या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको बोलिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।